अच्छा, अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया था कि हम जो है वो पेंट पे ना पढ़ें, उसके ऊपर उन्हें थोड़ा सा बेहतर महसूस नहीं होता। तो उसके लिए वाकई सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप दूसरे किसी सॉफ्टवेयर पे काम करें तो ज़्यादा बेहतर काम होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है मैंने P5 के क्वेश्चंस को लगा दिया है इस तरह से कि ये आपका वेल्स के A2 के सेक्शन का फोल्डर है मेरा। इसके अंदर ये मैंने P5 का पहला पेज खोला है और इसके अंदर यहाँ पर साइड में इलेक्ट्रो के पेजेस ऐड होते रहेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रो का पेज सेकंड, इलेक्ट्रो का पेज थर्ड, अभी और पेज ऐड होते रहेंगे। तो वी आर ऑन द फर्स्ट पेज। हर पेज पे एक सवाल है, क्वेश्चन 2। सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये मेरे पास तो डॉक्यूमेंट में पेज 52 शो हो रहा है। आपके पास हो सकता है इससे ज्यादा ऊपर कोई पेज हो या पेज 52 ही हो। यहाँ वैसे हेडिंग है बाय द वे पेपर 5 की ना, पेपर लास्ट पेपर 4 क्वेश्चन के बाद पेपर 5 है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है पहला। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ जाए आप लोग जरा अपने पास। इस क्वेश्चन में हमसे एरर ये हो गया था कि जब हमने इसको प्रिंट करके आपको दिया है तो उसका ग्राफ जो है ना वो प्रिंट नहीं हुआ है साथ में। तो ये क्वेश्चन पूरा मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक तरीके से आपके लिए ये एक टेस्टिंग क्लास भी हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, आपको मैंने बता दिया आपके पास कहाँ पर है, तो ये आप अपने पास वहां खोल लें हार्ड कॉपी में। उसके अंदर जो है ना आपके पास ये ग्राफ मिसिंग है। तो इसका एयर मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज नीचे यहाँ ग्राफ के नीचे एयर लिखा हुआ है। दिस इज May June 14 पेपर 53 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है। ये May June 2014 पेपर 53 का क्वेश्चन नंबर 2 है, वहां आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ और उसके बाद फिर मैं आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि इसमें ग्राफ आंसर में प्लॉट हुआ है। यहाँ जो मार्किंग स्कीम है उसमें इसका ग्राफ नहीं, आई थिंक प्लॉटेड नहीं है, तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका एनी हाउ। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर इन्होंने आपसे कहा है एन एक्सपेरिमेंट वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट हाउ द सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल containing a metal M in contact with an aqueous solution of its ions Mn positive aqueous। इसमें M के ऊपर जो चार्ज है उसको अननोन वैल्यू रखा गया है। इन्होंने N कहा है, उसको अननोन वैल्यू N, और उन्होंने कहा N की वैल्यू हमेशा एक होल नंबर होगी, 1 2 या 3 या कुछ भी हो सकती है। changed as Mn plus 2 aqueous was diluted। कह रहे हैं कि यहाँ जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज, दिस वन दे आर टॉकिंग अबाउट दिस वोल्टेज, this voltage will change, this will change if you are going to change the concentration of Mn plus 2। if you are going to change this change will eventually change the voltage। the reason is क्योंकि ये जो है ना, ये वाली जो साइड है आपकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये रहेगी स्टैंडर्ड, इसको कुछ नहीं कर रहा है वो। और अगर आप डेटा बुकलेट में जाके अभी सिल्वर एक्वस plus electron reversibly forming silver
एटम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे तो दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0.80 वोल्ट्स। तो दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे 0.80 वोल्ट्स वोल्टेज हमेशा रहेगा। यहाँ पर वोल्टेज जो है वो वेरी करेगा, दिस विल वेरी, दिस विल बी वेरिएबल, क्योंकि ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज गोइंग टू बी अ नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, दे आर गोइंग टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब जब वो इस पॉइंट पे वोल्टेज चेंज करते रहेंगे तो आपके वोल्ट मीटर पे भी रीडिंग चेंज होती रहेगी, सही है। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने उसको स्टैंडर्ड इसलिए कहा हुआ है क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल अवेलेबल नहीं था तो हमने एक स्टैंडर्ड सिल्वर सेल इस्तेमाल कर लिया जिसमें सिल्वर आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर है। 1 मोलर का मतलब है उन्होंने सिल्वर को यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है 1 मोलर, सो दैट मीन्स कि ये स्टैंडर्ड है कंडीशन। इसके बाद द मेटल इलेक्ट्रोड्स ऑफ द टू हाफ सेल वर कनेक्टेड विया वोल्टमीटर, दोनों को वोल्टमीटर से कनेक्ट किया, रीडिंग टू 2 डेसिमल प्लेसेस, दिस वाज यूज्ड टू मेजर द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। अब ये क्या कर रहे हैं, डाटा में अगर आप देखें तो इन्होंने आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर ये जो वैल्यूज दी हैं कंसंट्रेशन ऑफ Mn2+, ये वैल्यूज ये बता रहे हैं कि जब आप Mn2+ की कंसंट्रेशन को कम से कम कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं तो सेल पोटेंशियल किस तरह चेंज हो रहा है, सेल पोटेंशियल आपका चेंज हो रहा है। आपने अभी क्या करना है, आपने इन सारी वैल्यूज का लॉग निकालना है, इन सारी वैल्यूज का लॉग निकालना है तो आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी लॉग में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ें तो कह रहे हैं कि इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो इन वैल्यूज को, तो वो मैं आपके लिए जरा इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा मुझे आप पहले लॉग निकाल लें। आपके लिए मैंने आसानी ये की हुई है कि आप जब अपना क्वेश्चन खोलेंगे तो आपके पास ये सॉल्व हुआ हुआ है, दीज आर आंसर्स, लॉग निकला हुआ है, ठीक है। आपके पास जो पेस्ट हुआ हुआ है उसमें लॉग प्रोसेस हुए हुए हैं। तो अब आप थोड़ा सा मुझे अपने सामने, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ, आपने अपने सामने हार्ड कॉपी खोलनी है, ठीक है। और अब आप मुझे बताओगे कोऑर्डिनेट्स ताकि मैं उसको प्लॉट करूँ यहाँ पे। जी पहला कोऑर्डिनेट बताएं बेटा क्या है। जी खुशबक जरा माइक अनम्यूट करें। सर खुशबक -0.30। जी जी माइनस -0.30 सर, log m प्लस की वैल्यू है। जीरो, ये log m की वैल्यू है और ये जाके x पे कहाँ पे जा रही है सर 0.30 है। x कोऑर्डिनेट बता रहे हैं ना ये 0.30 है सर, इधर राइट पे। 0.30, तो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस जो हैं वो बता रहे हैं, 10 बॉक्सेस बता रहे हैं 0.5, तो 0.3 कितने बॉक्सेस बताएंगे, निकालें जरा बॉक्सेस। सर -0.3 है, 3.0 नहीं है। जी जी मैं -0.3 लिखा है मैंने, बॉक्सेस गिन के बताएं मुझे। मैंने आपको ये बताया कि 0.5 जो है वो 10 बॉक्सेस से रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, तो 0.3 कितने बॉक्सेस से रिप्रेजेंट हो रहा है सर 6 डब्बे, जी 6 डब्बे लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 पर डब्बे हैं, लेफ्ट की तरफ, 6 डब्बे लेफ्ट की तरफ। और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0.9 0.9 है, 0.90 94 तो डायरेक्ट उस पे आ रहा है हमारे पास, 94 तो डायरेक्ट लाइन पे आ रहा है। तो यहाँ से 6 डब्बे 1 2 3 4 5 6, ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। और दूसरा x बताएं
-1.0. एक अच्छी बात है, -1.0 x पर है, y बताएं इसका। 0.96. तो बहुत ही अच्छी बात है, ये भी लाइन पर है, ये रहा दूसरा। और -1.4. -1.4 जो है वो आई थिंक 2 बॉक्सेस पीछे यहाँ आएगा, ऐसे ही होगा। डब्बे बताएं जरा कितने बॉक्सेस पे आएगा। टोटल बॉक्स बता दें, 10 20 कितने बनेंगे। 10 पर 0.5 है तो 1.4 कितने पे। जी खुशबक बॉक्सेस बताएं। भाई लोग कहाँ हैं। सर 2 डब्बे राइट है, सही करा आपने। मतलब 28 बॉक्सेस हुए ना आंसर। उसके बाद y कोऑर्डिनेट क्या है। y है 0.97। 0.97। हम्म 0.97 यहाँ पर आ गए हम। नेक्स्ट x कोऑर्डिनेट बताएं। 2 जी -2 2 माइनस -2 के बाद y कोऑर्डिनेट बताएं। 99 0.9 0.99 0.99 सर। 0.99 ये रहा। और अगले x कोऑर्डिनेट -2.3 2.3 2.3 जो है वो 4 डब्बे पीछे आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, 4 बॉक्सेस पीछे आएगा। कितने पे जा रहा है x y क्या है इसका। 1 पे 1 पे 4 बॉक्सेस पीछे, 1 2 3 यहाँ पर है। और -2.7 2.7 2.7 जो है, अच्छा 3 पॉइंट्स नीचे आएगा तो 6 बॉक्सेस, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट यहाँ आएगा, 6 बॉक्स पीछे आएगा। ठीक है, और कित -2.7 का y कोऑर्डिनेट क्या है। 1.01 1.01 1.01, so that is going to be 1 point 2 point and 3 point is over here, so this is your coordinate। अगला x क्या है। -3.1 3.1 मिल गया। अब इसका y बताएं। 1.02 1.02 3.1 1.02 नेक्स्ट x कोऑर्डिनेट क्या है। -3.1 7 के बाद -3.7 3.7 y कोऑर्डिनेट बताएं। 1.04 ये है। ठीक है, अब हमें इधर से लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है, लाइक समथिंग लाइक दिस। इसको ज्वाइन कर, अबे
ठीक है, बेस्ट फिट बन जाएगी अब। सही है बेटा, थोड़ा सा नीचे आती ना थोड़ा और बेहतर होता। बहरहाल तो इसका क्या है, अगर आपके पास कोई एनामोलस पॉइंट है, एबनॉर्मल पॉइंट है आपके पास लाइन पर, तो होना तो चाहिए, इसमें तो कोई एबनॉर्मल पॉइंट ही नहीं है माशाल्लाह से। हमने ग्राफ बनाया इसमें तो एनामोलस पॉइंट ही नहीं है। हाँ तो सही, अच्छी बात है, आंसर में यही लिखा हुआ है, देयर इज नो एनामोलस पॉइंट। ठीक है, क्योंकि आप इन्होंने इसका रीजन ये दिया है एनामोलस पॉइंट ना होने का, क्योंकि कह रहे हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेने से एक्यूरेसी बढ़ गई है, तो उससे एरर थोड़ा सा कम हो गया, तो कोई एनामोलस पॉइंट हमारे पास नहीं है। यहाँ तक सब आते हैं भाई? चलिए, तो अगला सवाल आपके पास ये है, ओहो मैंने स्लाइड में लाइन गायब हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि if it is known that the cell potential of a cell E is related to the standard electrode potential E naught by the equation, use your graph to determine the charge N। अब इसमें आपको अपनी इस इक्वेशन को, जो आपकी इक्वेशन है, इसको आपने चेंज करना है y इक्वल्स टू mx में। ठीक है, दिस हैज टू बी चेंज इनटू y इक्वल्स टू mx। सो इसमें हमें दिख रहा है कि हमारे पास E जो है दैट इज योर y एक्सिस, और माइनस 0.06 over n is your gradient, and log of m n plus aqueous, that is your x, plus E naught is your c. So this is your y equals to mx plus c equation. So this is your y, this is your m, this is your x, and this is your y intercept. ठीक है, so the question over here is right now कि use your graph to determine the value of n. Value of n can only be found to when we find gradient. ठीक है, एंड आप सबको ग्रेडियंट निकालना आता है, और ग्रेडियंट जब आप निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 0.06 ओवर n, तो फिर आप n निकाल लेंगे। अब क्योंकि नेगेटिव ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट भी नेगेटिव आएगा, तो आपके इस इक्वेशन का माइनस जो है ना, वो एक माइनस m आएगा आपके पास, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड n
by dividing 0.06 by the gradient, right? उससे आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। ये पार्ट समझ में आया? जी सबको ये बात समझ में आई बेटा? सर स्क्रॉल अप कर दें, स्क्रीनशॉट लेनी थी। स्क्रीन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है भाई? तो जी किस वैल्यू का लॉग 0 आता है? ये 0 कब आया होगा? जब आपने लॉग किस वैल्यू का लिया होगा? वन का। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 मोलर कंसेंट्रेशन थी। ये आपका जो ये पॉइंट है दैट इज योर ई नॉट, दैट इज योर ई नॉट। मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है, ई जो है वो ई नॉट के बराबर हो जाएगा, ई नॉट के बराबर हो जाएगा जब 0.06 ओवर एन और आप आगे लॉग ऑफ 1 कर दोगे। जब आप log ऑफ 1 कर दोगे तो log ऑफ 1 जो होता है वो 0 होता है। तो log of 1 is 0, this whole term becomes 0। पूरा कर लेते हैं, ये 0 हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है पूरा, तो ये ही ई नॉट ई हो जाता है इस वक्त। ये जो वैल्यू है आपकी दैट इज योर ई नॉट, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.93 समथिंग, 0.93 समथिंग, 0.93 आगे कोई भी वैल्यू है इसके जो भी है। तो लेट्स गो टू दी मार्किंग की एंड लेट्स सी के 0.93 प्लस माइनस इन्होंने वैल्यू दी हुई है, सो वी आर राइट। और ग्रेडियंट निकालने के बाद जब आप देखेंगे तो आपकी n की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये बात सबको समझ में आया? सो E इक्वल्स टू E नॉट व्हेन concentration is 1 molar, hence log 1 is equals to 0। सो इसका आंसर है फाइंड E at log m n positive equals to 0 पे आप फाइंड कर लें E, which is E is equals to 0.93 as mentioned on graph। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया भाई? सही। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सिल्वर इज 0.08। सिल्वर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे दिया और अभी आपने ऊपर स्टैंडर्ड पोटेंशियल मेटल इलेक्ट्रोड का भी निकाल लिया है। यूज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल m, use the data given to suggest the identity of metal m। ठीक है, मेटल m की आपने आइडेंटिटी निकालनी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा पार्ट। इन्होंने बोला है कि E जो होता है ना वो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन से निकलता है। आपने डेटा बुकलेट और डेटा में जाकर आपने आइडेंटिटी देखनी है।
अब आपके पास ई जो आ रहा है ना वो 0.93 आ रहा है और रिडक्शन की वैल्यू है 0.8 माइनस ऑक्सीडेशन की वैल्यू आपने निकालनी है। तो जब आप ऑक्सीडेशन की वैल्यू को सिंबल बनाएंगे तो दैट इज गोइंग टू बी 0.8 माइनस 0.93। सो ऑक्सीडेशन की वैल्यू आएगी 0.13 माइनस की। अब आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है डेटा बुकलेट में से, ये किस मेटल की है। तो मैं आपको डेटा बुकलेट में से वैल्यू दिखाता हूँ। डेटा बुकलेट कहाँ गई भाई, ये रही। ये रही, माइनस 0.13 ढूंढना है हमें इसमें। ये मिल गई भाई मुबारक को। माइनस 0.13। और मैं सबको मैं इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर वहां पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये तो बहुत छोटा पेस्ट हो रहा है भाई। जी हाँ, शुक्र। तो जरा यहाँ पे तो मूव करा जाए, दूसरी बात छोटा किया जाए। लेट्स आपको ये वैल्यू दिख गई। राइट एन ओवरऑल इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब ओवरऑल इक्वेशन आप ऐसे लिखेंगे कि आपको पता है इसकी वर्किंग में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक इक्वेशन आपके पास है सिल्वर पॉजिटिव प्लस ई रिवर्सिबली फॉर्मिंग सिल्वर। दूसरी इक्वेशन को मैं रिवर्स करके लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन, सिल्वर फॉर्मिंग लेड 2 प्लस माइनस लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। राइट, तो इसके अंदर रिडक्शन हो रही है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा टू बैलेंस द इक्वेशन इलेक्ट्रॉन्स। ओवरऑल इक्वेशन आपके पास ए पॉजिटिव प्लस पीबी प्लस pb2 प्लस। ये क्लियर है बेटा सबको?
ठीक। सॉरी, ये आपका बंद हो गया था। तो मैं आपसे पूछा था सॉल्ट ब्रिज। नहीं सर, नहीं हुई। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। So you need to know the purpose of a salt bridge। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी आपके पास जो वोल्ट मीटर है उसमें यहाँ पर इस साइड पर लेड इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर उसके आयंस हैं, राइट। इस इलेक्ट्रोड के अंदर प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस दौरान लेड सॉलिड is converting into lead 2+ aqueous ions and losing electrons। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है concentration of lead 2+ aqueous is increasing in this beaker, राइट। आप इस बीकर में lead+2 आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है और आप सबको पता है कि इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन क्या है। इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ये है कि E is directly proportional to concentration of Pb2+, बिकॉज ये आपकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे आपका जो है ना पोटेंशियल जो कि आप निकाल कर आए हो -0.13, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, इट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि ये -0.13 वोल्ट्स तब है जब लेड आयन की कंसेंट्रेशन 1 मोलर रहे। अब आपका जो रिएक्शन है, जब ये रिएक्शन होना शुरू होगा उसकी वजह से लेड आयंस इस बीकर में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो वैल्यू 0.13 तो नहीं रह पाएगी। ऑन द अदर हैंड दूसरे बीकर में क्या है, दूसरे बीकर में आपके पास सिल्वर इलेक्ट्रोड है, राइट, Ag, और इस बीकर में आपके पास सिल्वर आयंस हैं Ag पॉजिटिव। स्टार्ट करते वक्त तो आपने इसके अंदर 1 मोलर सिल्वर आयंस डाले हैं, पर क्योंकि इस प्रोसेस के इस बीकर के अंदर रिडक्शन हो रही है और ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है बीकर, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर सॉलिड में, जिसकी वजह से यहाँ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर पॉजिटिव इज डिक्रीजिंग, जिसकी वजह से E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिल्वर पॉजिटिव अगेन। तो यहाँ जो वैल्यू है 0.80 वोल्ट्स, जिसकी वजह से 0.93 आपका सेल पोटेंशियल आ रहा है। इनमें से कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएं उसका वोल्टेज 0.93 रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो जिन इलेक्ट्रोड से आपने बनाया है उसके पोटेंशियल चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम होती है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, उसके जो है ना सेल पोटेंशियल चेंज होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं कि एक सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज हमें कैसे हेल्प करता है,
इसको जरा सर समझे। E इक्वल्स 1/Ag नहीं होगा सर, क्योंकि ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन है ना। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। ये टॉपिक हमने बड़ी मेहनत से पढ़ाया था, पर ये सवाल पूछकर आपने सारे सपने जो है वो चकनाचूर कर दिए। भाई जब ये रिकॉल करें जरा आप, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप नस्ट इक्वेशन यूज कर रहे होते हैं तो आप वो इक्वेशन यूज करते हैं जो डेटा बुकलेट में दी हुई है। डेटा बुकलेट में दोनों की इक्वेशन रिडक्शन की फॉर्म में दी हुई होंगी। एक इलेक्ट्रोड की इक्वेशन ये दी हुई है डेटा बुकलेट में, दूसरे इलेक्ट्रोड की इक्वेशन ये है डेटा बुकलेट के अंदर, और दोनों में आयंस लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है, राइट हैंड साइड पे रिड्यूस्ड फॉर्म होती है। तो दोनों में ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की ही कंसंट्रेशन चेंज हुई, तो डायरेक्ट रिलेशन ही है। ठीक है भाई। अब अगर आप इस बीकर के अंदर यहाँ पर एक सॉल्ट सॉल्यूशन फिल कर दें, इसके अंदर हम एक सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन फिल करते हैं, वो वैसे तो किसी भी सॉल्ट का हो सकता है, बट हमें सिर्फ एक एहतियात ये रखना पड़ती है कि यहाँ पर कोई ऐसा सॉल्ट ना यूज करें, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट बना दे। दिस हैज टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें ज्यादातर यूज होता है पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस। उसकी वजह यह है कि पोटेशियम किसी के साथ प्रेसिपिटेट्स नहीं रहता और नाइट्रेट भी किसी के साथ सॉल्ट प्रेसिपिटेट्स नहीं रहता। तो यू शुड नोट के द सॉल्ट solution in salt bridge can be of any soluble salt as long the ions in the half cell do not forms precipitate with the ions of salt। ठीक है, आप कोई भी सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं सॉल्ट ब्रिज के अंदर, जब तक कि उसके आयंस सॉल्ट ब्रिज के आयंस के साथ प्रेसिपिटेट्स फॉर्म ना करें। तो लाइक आपके सॉल्ट ब्रिज में राइट हैंड साइड पे सिल्वर आयन है और लेफ्ट हैंड साइड पे लेड आयन है। तो अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट यूज करेंगे तो पोटेशियम तो इन दोनों से सॉल्ट फॉर्म करता ही नहीं है। सॉल्ट तो कैटाइन और एनाइन से फॉर्म होता है। तो पोटेशियम इज अ कैटाइन, लेड एंड सिल्वर आर अ कैटाइन, तो उनका तो कोई टेंशन नहीं है। पर जो नाइट्रेट है ना वो नेगेटिव है, वो लेड +2 और सिल्वर प्लस से जुड़कर प्रेसिपिटेट दे सकता था अगर वो इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म करता। पर हमारी सेफ साइड यहाँ पर ये कि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो इसलिए हमें यहाँ पर तो टेंशन नहीं है। बट अगर आप पोटेशियम क्लोराइड इस्तेमाल कर लें या पोटेशियम सल्फेट इस्तेमाल कर लें, तो पोटेशियम क्लोराइड में जो क्लोराइड है वो सिल्वर आयन से रह करके सिल्वर क्लोराइड फॉर्म कर देगा। उससे सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन तेजी से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमें नहीं करना, हमें तो इनफैक्ट पोटेंशियल को मेंटेन करना है। तो इसलिए सॉल्ट का जो सिलेक्शन होता है वो ये देखकर किया जाता है कि जो दोनों बीकर्स के अंदर आयंस हैं वो सॉल्ट के आयंस के साथ प्रेसिपिटेट ना देते हों। ठीक है, उसमें सबसे सेफेस्ट सॉल्ट जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट है। इसलिए इसने यहाँ जो सेकंड सवाल पूछा हुआ है, व्हाई सॉल्ट इज नेसेसरी के बाद, ऑल्दो व्हाई सॉल्ट इज नेसेसरी अभी मैं आपको समझाता हूँ, बट पहले तो सिलेक्शन की बात क्योंकि हो गई है तो मैं सिलेक्शन पे पहले कमेंट कर लूँ। इसने यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट में आपसे कहा है which if any बैटरीज, बेटा यूशा आपने खुद ने रीड करने हैं उसमें से जो नोट्स दिए हैं। which if any of the following salts would be suitable to use in the salt bridge। तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम सल्फेट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपका आंसर होगा
पोटेशियम नाइट्रेट, क्योंकि आप कहोगे कि द हाफ सेल्स कंटेन्स सिल्वर पॉजिटिव एक्वस एंड लेड पॉजिटिव एक्वस। हाफ सेल में ये आयंस हैं which can form insoluble salts with क्लोराइड एंड सल्फेट। क्लोराइड और सल्फेट के साथ insoluble सॉल्ट फॉर्म करते हैं, while nitrates are soluble। इसलिए हमारे पास इस वक्त पोटेशियम नाइट्रेट बेहतर है और ये दो हमें सिलेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे बीकर में सिल्वर और लेड आयंस हैं। तो ये तो इस सवाल का जवाब हो गया आपका। पर अभी भी ये बात यहाँ रहती है कि सॉल्ट ब्रिज ने असल में किया इसने यहाँ आने से किया है। इसने ये किया है कि जैसे ही इस लेफ्ट हैंड साइड वाले बीकर में एक लेड आयन बढ़ेगा, जैसे यहाँ पर एक लेड +2 बढ़ेगा, तो उसी वक्त इस बीकर में 2 नाइट्रेट यहां आ जाएंगे। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ा होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस सॉल्ट ब्रिज में से यहां पर आ जाएगा। सॉल्ट ब्रिज में से सिर्फ नाइट्रेट्स यहां पर आएंगे, पोटेशियम यहां नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो नेट इंक्रीज होगा पॉजिटिव चार्ज का वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और जैसे ही राइट हैंड बीकर में एक सिल्वर आयन बढ़ेगा, जैसे यहाँ पर एक सिल्वर आयन इंक्रीज होगा, ठीक है, सॉरी सिल्वर आयन यहाँ इंक्रीज नहीं हो रहे, यहाँ सिल्वर आयन डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक सिल्वर आयन डिक्रीज होगा, जैसे यहाँ पे, तो उसकी पॉजिटिव चार्ज की कमी को पूरा करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में से यहाँ पर एक K पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट की आयोनिक कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है कि उसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव रहे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि when concentration of Pb2 plus in left hand side half cell decreases, जैसी ही कम होती है, NO3 negative enters this half cell लेड +2 डिक्रीज नहीं हुई है, लेड +2 इंक्रीज हुई है, सॉरी। जैसे लेड +2 लेफ्ट हैंड साइड हाफ सेल में इंक्रीज होती है, NO3 नेगेटिव एंटर होते हैं इस हाफ सेल में टू बैलेंस आउट द इंक्रीज्ड पॉजिटिव चार्ज। दिस keeps electrode potential constant at -0.13 वोल्ट। इससे -0.13 वोल्ट पे रहता है। पर अगर आप लेड को बढ़ने दें और नाइट्रेट उस बीकर में इंटर ना हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इससे सेल पोटेंशियल में फर्क पड़ेगा। और इसी तरीके से जब लेकिन सर ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, मतलब इसका कोई चार्ज से रिलेशन तो नहीं होता मेरे ख्याल बिल्कुल चार्ज से ही होता है, क्योंकि आपने इसको क्वालिटेटिवली पढ़ा हुआ है, आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी हुई। इसकी वजह होती है कि आपका जब चार्ज कंसंट्रेशन कम हो रही होती है या ज्यादा हो रही होती है तो वो आयंस की कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो रही होती है। वो ये नहीं देखता कि लेड आयन है जिसकी कंसंट्रेशन कम हुई है, वो ये देखते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर टोटल नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव में पोटेंशियल में क्या फर्क आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हुए ये नहीं देख रही होती कि पॉजिटिव आयन लेड का है या किसका है, वही देखता है कि कितने पॉजिटिव आयंस हैं कितने नेगेटिव आयंस हैं। उसकी कमी और ज्यादती की वजह से ये फर्क आ रहा होता है। तो हम उसको एक तरीके से बेवकूफ बनाते हैं कि अगर लेड आयंस कम हुए हैं तो नाइट्रेट आयंस बढ़ा दिए क्योंकि वो नेगेटिव आयंस है, तो उससे ओवरऑल उसको
लगता है कि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव उतना ही है पहले जितना, ठीक है, और फिर वो वोल्टेज चेंज नहीं होता। सो इसी तरीके से हम दूसरे राइट हैंड साइड पे काउंटर किस तरह से होता है, राइट हैंड साइड पे क्या है, व्हेन द कंसंट्रेशन इन द राइट हैंड साइड हाफ सेल फॉर द सिल्वर इज डिक्रीजिंग, ठीक है, जब ये डिक्रीजिंग होती है तो उस वक्त के पॉजिटिव फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज enters this हाफ सेल, वो इस हाफ सेल में आ जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली पर्पस ऑफ हाफ सेल सिंपली एक लाइन में लिखना होता है। ये जो मैंने इतनी लंबी कहानी सुनाई है आपको, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है पूरी बैकग्राउंड की। अगर एग्जामिनर आपसे पूछा व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाफ सेल, पर्पस ऑफ हाफ सेल ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉरी, is to maintain the ionic concentration in half cells to complete the circuit at constant voltage। ये आपका आंसर होता है। So when they are asking this question over here, what is the why salt bridge is necessary for 1 mark, the answer from the examiner is to allow movement of ions or to maintain charge, to allow movement of ions or to maintain charge। अब movement of ions किस तरह होती है वो मैंने आपको अभी समझाई। ये आई होप सबको क्लियर है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, सो ये मैं आपको जो है ना, ये आपको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा पेज बाद में, ये इंडिविजुअल एक्सपोर्ट देखते हैं होता है, तो ये आपको एक्सपोर्ट कर रहा हूं मैं आपको, सिलेक्टेड पेजेस, सेव, तो आपके पास ये देखें पीडीएफ बन गया इस काम का, जो मैंने आपको अभी करवाया है सारा, ये पीडीएफ बन गया इसका, और ये पीडीएफ ये मैंने आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दिया। उस तरह आपकी जिंदगी होगी थोड़ी सी आसान। बैच नंबर 21 ढूंढते हैं, ठीक है। अब आप लोग जरा ऑफलाइन हो जाएं, कल या जब भी आपकी क्लास में मुलाकात होगी, और ये आपके ग्रुप में आ रहा है, ये पढ़कर मुझे फीडबैक दे दीजिएगा कि आपको क्लियर है सब कुछ, इसकी राइटिंग वगैरह, और ये मेथड आपको जैसे आपने सजेस्ट किया था उसके हिसाब से आपकी जिंदगी पेंट से जान छुड़ाकर यहाँ लेकर आ गए। ये आपको P5 चला गया, थोड़ी देर में आपको रिसीव हो जाएगा, यहाँ से जा रहा है, सही है भाई। बाकी मंडे को नेक्स्ट पेपर क्वेश्चन करेंगे। उस तरह ये फाइल डेवलप होती रहेगी तो आपको मिल जाएगी फुल कंप्लीट हो गया।